हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम लोग डिस्कस करने हैं वाले हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में। अभी अभी इलेक्शंस जो हैं हमारे देश में कंक्लूड हो चुके हैं। इलेक्शन का रिजल्ट भी आ चुका है, नई गवर्नमेंट भी बन चुकी है। तो गवर्नमेंट तो बन चुकी है, बट एक इंटरेस्टिंग और पोजीशन होता है जो अपोजिशन का होता है, जिसको हम बोलते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल इस बार बहुत ही खास होने वाला है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए, आपके एपीएससी एग्जाम के लिए, और इवन इफ यू आर एन अवेयर सिटीजन, तो भी आप ये वीडियोस को देख सकते हो और समझ सकते हो। तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर होते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आसाम ट्रिब्यून, सबने इस इंफॉर्मेशन को कवर किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक हेडिंग आया था अपोजिशन लार्जर डेमोग्राफी, मतलब अपोजिशन का साइज इस बार क्या है, बड़ा है। उससे हम क्या सीख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो। दूसरा था एलओपीज बिग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। एलओपी का बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी, एलओपी किसको बोलते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलते हैं। इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल खास क्यों है, क्योंकि लोकसभा में अपोजिशन जो है, वो अपोजिशन का स्ट्रेंथ जो है, वो आज तक जो इंडिया की हिस्ट्री है आजादी के बाद, उसमें सबसे बड़ा है। कितना बड़ा है, 234 सीट्स अपोजिशन को आए हैं। अगर हम पूरे अपोजिशन को एक साथ रखते हैं, एनडीए अलायंस जिसने गवर्नमेंट फॉर्म किया उसको एक साथ रखते हैं, 234 सीट्स है। टोटल सीट्स कितना है लोकसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर जो टोटल सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स है, वो 543 है। 543 का अगर आप हाफ करोगे, हाफ करने से आपको क्या मिलेगा, 271.5 मिलेगा, मतलब मोर देन हाफ। 272 सीट्स रिक्वायर्ड था गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, और ऑपोजिशन के पास कितनी सीट है, 234। तो जाहिर सी बात है इनकी गवर्नमेंट तो नहीं बन रही, बट ये नंबर जो है वो काफी क्लोज है 272 के। तो ये न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ से क्या फायदा होने वाला है अपोजिशन को, लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या रोल रहने वाला है इसमें, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और शैडो कैबिनेट क्या है, क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको यहां हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्शंस। इलेक्शन में इस बार क्या खास था, 234 सीट्स टू द अपोजिशन पार्टीज, वो सबसे ज्यादा खास था यहाँ पे। अगर हम 16th लोकसभा की बात करें, जो कि 2014 से लेके 19 तक था, अगर हम 17th लोकसभा की बात करें, जो कि 2019 से लेके 2024 तक था, वहां पे कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। ऐसा क्यों था, क्योंकि एक बार 1950s में जब रूल बन रहे थे, तो रूल ने एक चीज मेंशन किया कि एटलीस्ट 10% मेंबर किसी हाउस के पार्टीज में होंगे, एटलीस्ट 10% ऑफ द स्ट्रेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा के स्ट्रेंथ कितना है, अगेन द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 543। 543 की अगर हम बात करें, 543 का अगर आप 10% करते हो, कितना आता है, 54.3 आता है। मतलब एटलीस्ट आपके पास 55 मेंबर लोकसभा के अंदर होंगे, तब आपको एक पार्टी माना जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम 16th लोकसभा की बात करें, 17th लोकसभा की बात करें, तो जितनी भी पार्टी ऑपोजिशन में थी, कांग्रेस थी, सपा थी, और भी पार्टीज थी, किसी का जो नंबर था वो 55 तक भी नहीं पहुंचा था। तो कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन वहां रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। जब 1950s में ये रूल आया था, ये लॉ, ये डायरेक्शन आया था, तो उस समय बात ये हो रही थी कि इस डायरेक्शन की वजह से जिन पार्टीज का स्ट्रेंथ 10% या उनसे ज्यादा है, उनको कुछ स्पेशल रिकॉग्निशन दिया जाएगा, उनको कुछ स्पेशल सर्टेन फैसिलिटीज दी जाएगी पार्लियामेंट के अंदर। बट वहां पे 1950s में लीडर ऑफ अपोजिशन के रिकॉग्निशन के बारे में कुछ खास बात नहीं करी गई। अब आगे हम लोग देखना शुरू करते हैं, व्हाट अबाउट लीडर ऑफ अपोजिशन। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है, 1977 में एक एक्ट बना। एक्ट किसने बनाया, पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट से एक्ट पास होता है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को डिफाइन किया जाता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा, कैसे होगा। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसके बाद से क्या बन गया, एक स्टैट्यूटरी पोस्ट बन गया। देखिए दो तरह के पोस्ट होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्यादा पावरफुल होते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में खुद ही मेंशन किया गया है। दूसरा स्टैट्यूटरी पोस्ट, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं मेंशन है, बट पार्लियामेंट ने लॉ बना के उसको पावर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑब्वियसली प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन कमीशन, ये सारे क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गए। लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, स्टैट्यूटरी पोस्ट होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन इज द
leader of opposition is the leader in that house of the party in opposition to the government having the greatest numerical strength, जिसका numerical strength highest होगा. फॉर एग्जाम्पल मान लो अपोजिशन में 3-4 पार्टीज, किसी एक पार्टी का न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है 55, किसी एक पार्टी का है 60, किसी एक पार्टी का है 75. तो किस पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन होगा? अपोजिशन में जिसका हाईएस्ट स्ट्रेंथ होगा, फॉर एग्जांपल 75 वाले का होगा, उसी को लीडर ऑफ अपोजिशन डेजिग्नेट किया जाएगा. डेजिग्नेट करने वाला कौन होगा? अगर हम राज्यसभा की बात करें तो उसमें चेयरमैन होगा, अगर हम लोकसभा की बात करें तो उसमें स्पीकर होगा. फिलहाल लोकसभा के स्पीकर कौन है, कौन बने हैं 18th लोकसभा में, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए. 2 कंडीशन फॉर एलओपी रिकॉग्निशन. 2 कंडीशन क्या रखी गई इस एक्ट के तहत कि एक तो लार्जेस्ट इन अपोजिशन होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर 3 पार्टी जो अपोजिशन में है उनके 55, 60, 75 सीट्स हैं, तो लार्जेस्ट इन अपोजिशन क्या बनता है? 75 सीट्स वाला बनता है. और सेकंड क्या है? स्पीकर बाय द स्पीकर ऑफ द पार्टी रिक्वायरिंग 10% ऑफ द हाउस स्ट्रेंथ. मिनिमम 10% ऑफ द हाउस स्ट्रेंथ होना चाहिए. अगर ये हाउस स्ट्रेंथ 55 से बिलो होता तो क्या ये 10% होता? क्या 10% भी नहीं होता, क्योंकि अगर 543 लोकसभा में सीट्स हैं तो 10% कितना होता है? 54.3. 0.3 मेंबर तो नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए? 55 तो होना ही चाहिए. यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? फिर हम बोलेंगे कि अगर हम वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम की बात करते हैं, वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम क्या होता है? वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम ये ब्रिटिश से हमने अडॉप्ट किया हुआ सिस्टम है. ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम बोलते हैं, वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम बोलते हैं. अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम में एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है. उस लीडर ऑफ ऑपोजिशन को प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग बोलते हैं. प्राइम मिनिस्टर वेट कर रहा है ऐसा बोलते हैं. देखिए हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं. ब्रिटेन में क्या होते हैं? ब्रिटेन में किंग और क्वीन होते हैं. तो जैसे ही ब्रिटेन में गवर्नमेंट डगमगाती, गवर्नमेंट गिरती है, जो वहां पे किंग और क्वीन जिसको क्राउन बोलते हैं, क्राउन किसकी तरफ देखता है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ देखता है कि यू आर द मिनिस्टर इन, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, कि क्या तुम प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हो? क्या तुम्हारे पास वो नंबर है, कि तुम्हारे पास वो स्ट्रेंथ है, क्या तुम्हारे पास वो न्यूमेरिकल मेजोरिटी है जो तुमको प्राइम मिनिस्टर बनाएगा? द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन फॉर्म अ शैडो कैबिनेट ऑफ कलीग्स फ्रॉम देयर पार्टी. लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या बनाता है? शैडो कैबिनेट बनाता है. शैडो तो आप समझते ही हो. तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन शैडो कैबिनेट कैसे बनाता है? फॉर एग्जांपल मान लो जो लोग गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट में एक प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर होने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर हो गए. ऐसे बहुत सारे कैबिनेट में मिनिस्टर हो जाते हैं. वैसे ही प्राइम मिनिस्टर का शैडो किसको मान लिया जाता है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन को. कि प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर का जो भी कार्यकाल है, जो भी वर्क है, जो भी एक्शन है, उसको ऑब्जर्व कौन करेगा? लीडर ऑफ ऑपोजिशन. उनमें कमियां निकालेगा कौन? लीडर ऑफ ऑपोजिशन. कमियां निकाल के उसको, कमियों को दुरुस्त करने के लिए सुझाव कौन देगा? लीडर ऑफ ऑपोजिशन देगा. वैसे ही हाई जो होम मिनिस्टर है उनके शैडो में ऑपोजिशन पार्टी से एक पर्सन बना दिया जाता है कि आप होम मिनिस्टर को देखो. फॉर एग्जांपल हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेजेंटली? श्री अमित शाह. तो उनके अगेंस्ट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने मान लो किसी पर्सन को खड़ा कर दिया, एक बना दिया शैडो की तरह कि आप होम मिनिस्टर को देखो. होम मिनिस्टर के जो भी काम कर रहे हैं, जो काम ठीक नहीं लग रहा है, उसके अगेंस्ट में क्या दो? क्रिटिसिज्म दो. तो ये होम मिनिस्टर की बात हो गई. वैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट में एक शैडो में किसको बना दिया? एक दूसरा ऑपोजिशन का पर्सन फाइनेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट बना दिया. तो ऐसे करके यूके में क्या बन जाता है? एक शैडो कैबिनेट बन जाता है. और ये पर्संस कौन होते हैं? ऑपोजिशन से ही होते हैं. लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ वाले ही होते हैं. फॉर एग्जाम्पल खड़गे जी कुछ बन गए, मिस्टर शरद पवार अगर कुछ बन गए, ममता बनर्जी कुछ बन गई. जो भी लोकसभा का मेंबर है या राज्यसभा का मेंबर है वो शैडो कैबिनेट में हो सकता है. शैडो कैबिनेट का काम क्या है? शैडो कैबिनेट का काम यही है कि जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो गवर्नमेंट के कामों में कमियां निकालेगी, गलतियां निकालेगी, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेगी, कंस्ट्रक्टिवली, कि गवर्नमेंट
को ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए। तो एक होता है क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, आप सिर्फ गलतियां ही निकाल रहे हो, और एक होता है आप गलतियां निकाल के उसका एक ऑल्टरनेटिव बता रहे हो। तो ये काम किसका होना चाहिए? शैडो कैबिनेट का होना चाहिए। शैडो कैबिनेट क्या क्या करेगा, एक बार वापस से हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। ये सारा कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाइन बाय लाइन आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। द शैडो कैबिनेट इज लेड बाय द लीडर ऑफ अपोजिशन, referred to as shadow prime minister. It scrutinizes government policies and action offering alternative policies. क्या वो लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं? ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्चुअल कैबिनेट मेंबर को ये लोग क्या करते हैं? मिरर करने का काम करते हैं, मिरर इमेज बनाने का काम करते हैं। ये होता है शैडो कैबिनेट का रोल। तो शैडो कैबिनेट का रोल क्या इंपॉर्टेंट होता है? बिल्कुल होता है। तो इंडिया में क्या शैडो कैबिनेट है क्या? पहले हम बात करते हैं शैडो कैबिनेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको किसने दिया, या शैडो कैबिनेट के कॉन्सेप्ट को किसने बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया। तो पॉपुलराइज करने वाले जो पर्सन है उन पर्सन का नाम है अर्स्किन मे। जब आपको मेंस में शैडो कैबिनेट के बारे में कोई क्वेश्चन आता है, भले ही वो 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है या 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, यू कैन स्टार्ट विथ अर्स्किन मे का डेफिनेशन। अर्स्किन मे कौन है? अर्स्किन मे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरिस्ट है। वो ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन है, जैसे इंडिया में लोकसभा है वैसे ब्रिटेन में क्या है? हाउस ऑफ कॉमन। उसके क्लर्क थे विक्टोरियन एरा। उनका टाइम क्या था? 1815 से 1886 तक वो जिंदा थे। उन्होंने शैडो कैबिनेट को और ज्यादा पॉपुलराइज किया, शैडो कैबिनेट का डेफिनेशन दिया। क्या डेफिनेशन दिया है? यहां से इनके नाम के साथ यू कैन स्टार्ट विथ योर आंसर। द लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड सम ऑफ द लीडर्स प्रिंसिपल कलीग इन बोथ हाउस की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकसभा की बात हो रही है। बोथ हाउस फॉर्म अ ग्रुप नोन एज द शैडो कैबिनेट। मतलब कैबिनेट जब बन रहा है, मिनिस्टर्स जब हैं, लोकसभा के भी हैं, राज्यसभा के भी हैं, तो शैडो कैबिनेट में भी लोकसभा के भी ऑपोजिशन के मेंबर और राज्यसभा के ऑपोजिशन के मेंबर हो सकते हैं। Each member of which is given a particular range of activities on which it is their task to direct criticism of the government policies and administration and to outline alternative। ये बहुत जरूरी है। डायरेक्टली खाली क्रिटिसाइज करो लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बताओ, उसका कुछ फायदा, बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं होता है। बेनिफिट जरूर होता है बट बहुत ज्यादा भी नहीं होता। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इंडियन कंटेक्स्ट में इंडिया ने वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ही अडॉप्ट किया जो ब्रिटेन में चलता है। तो क्या हमने शैडो कैबिनेट कुछ बनाया? हमने कभी कोई शैडो कैबिनेट नहीं बनाया, ऐसा कोई चीज हमने नहीं बनाया। इनफैक्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी हमने स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन देने में काफी टाइम लगाया, 1977 में दिया। 1952 से हम लोग इलेक्शन करा रहे हैं इंडिया में, बट उनको पावर या लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कब रिकॉग्नाइज किया? 1977 में। इसके पहले भी वो कॉन्सेप्ट चल रहा था। एक जनरली ऑपोजिशन के सबसे ओल्डेस्ट लीडर बोल सकते हो या सीनियर मोस्ट लीडर को लीडर ऑफ ऑपोजिशन मान के काम चलाया जाता था, बट 1977 से वो स्टैट्यूटरी पोस्ट बना हुआ है जो प्रीलिम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। 2024 में क्या चैलेंज? हमने बोला कि इस बार अपोजिशन का नंबर काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 234 है। बट उस 234 में एक प्रॉब्लम है। क्या अपोजिशन में सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी है जो सबको ही राहुल गांधी की बात मानेगा? क्या ऐसा नहीं है। वो अपोजिशन एक अलायंस है, उस अलायंस में बहुत सारी पार्टीज हैं। यहां देख रहे हो श्री नीतीश कुमार, वो ऑलरेडी इलेक्शन से पहले ही अलायंस छोड़ के एनडीए का पार्ट बन चुके हैं। तो क्या जितनी भी पार्टीज आपको दिख रही हैं इंडिया अलायंस में, और भी पार्टीज हैं, तो क्या सारी की सारी जो भी एक बड़ी पार्टी है कांग्रेस उसका बात मानेंगी या लीडर ऑफ ऑपोजिशन का बात मानेंगे? क्या ये थोड़ा मुश्किल लगता है कि हम हमेशा पूरी की पूरी ऑपोजिशन पार्टी एक सेम सॉन्ग गाए, एक ही धुन में गाना गाए या एक ही बात कहे, एक ही चीज को अपोज करे, एक ही तरह की पॉलिसीज को एज ए ऑल्टरनेट लेके आए, ये थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे कीवर्ड है ऑपोजिशन इन द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट मोनोलिथिक। लिथिक मतलब लिथ मतलब क्या होता है? पत्थर। मोनो मतलब क्या होता है? एक पत्थर, एक विशाल पत्थर नहीं है वो, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पत्थर है। मतलब बहुत सारा ब्लॉक से मिलकर क्या बना है? इंडिया बना है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंज ड्यू टू द लैक ऑफ पावर टू अट्रैक्ट एंड मेंटेन अलायंस। अलायंस को मेंटेन रखने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास बहुत चैलेंज होगा।
चैलेंज को कैसे पूरा किया जा सकता है? सबसे बड़ा कारण क्या है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को अपोज करना एक यूनिफाइंग फैक्टर हो सकता है अपोजिशन के लिए। दूसरा क्या होता है? द होप ऑफ ब्रिंगिंग डाउन द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को हम लोग गिरा सकते हैं और हम लोग गवर्नमेंट में आ सकते हैं। ये होप पूरा अपोजिशन को एक साथ जोड़ के रख सकता है। एंड ट्रेडिशनल रोल ऑफ अपोजिशन इज टू अपोज द गवर्नमेंट, क्रिटिसाइज इट एंड सीक टू रिप्लेस इट। ये सारे पॉइंट्स जो है वो जो अपोजिशन में यूनिटी देने का थोड़ा काम कर सकते हैं। रिसेंट हिस्ट्री की बात करते हैं। रिसेंट हिस्ट्री मतलब 16th लोकसभा की और 17th लोकसभा की। 16 17 लोकसभा में ऑपोजिशन पार्टीज का जो रोल था बहुत कम था। ऑपोजिशन में बहुत कम मेंबर हुआ करते थे। बहुत कम मेंबर होने की वजह से उनकी आवाज बहुत खुल के नहीं आती थी। अपना अपोजिशन का रोल वो बहुत अच्छे से निभा नहीं पाते थे। और इनफैक्ट जो गवर्नमेंट था या जो रूलिंग पार्टी थी उसका भी नेचर जो था वो इंटीमिडेटरी था, डरावना था। फॉर एग्जाम्पल यहां आप पढ़ पाओगे 47 एमपी सस्पेंडेड फ्रॉम पार्लियामेंट। एमपीज का पार्लियामेंट से सस्पेंड किया जाना, ये 17th लोकसभा का जो 2019 से 2024 तक चला था, एक मेन प्रॉब्लम बना हुआ था। गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी इतना बड़ा था कि पूरा का पूरा ऑपोजिशन ही ओवरशैडो हो जा रहा था, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की। ये चीज क्या वापस से अभी होने वाली है? अभी होने वाली नहीं है। अभी मेंबर कितने हैं? 234। पार्लियामेंट क्या काम करता है? पार्लियामेंट इज अ टॉकिंग शॉप। पार्लियामेंट करता है लॉ बनाने का काम। पार्लियामेंट में होता है डिबेट, पार्लियामेंट में होता है डिस्कशन। पार्लियामेंट में लॉ बनता है तो उस पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कौन पेश करता है? ऑपोजिशन पेश करता है। तो इस बार ये सारी चीजें होने वाली, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डिबेट का कंटेंट ज्यादा होगा, अर्जेंट मैटर्स पे बात की जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मणिपुर की बात करें या फिर इंडिया चाइना जो टसल है बॉर्डर लाइन पे उसकी बात करें, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है इंडिया में, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो या किसी और प्रॉब्लम हो उसकी बात करें, तो ये सब पे ज्यादा अच्छे से डिबेट और डिस्कशन इस बार होने के चांसेस। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्टली अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी आए तो ये सारे पॉइंट आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। इस बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि नए मूड को कैप्चर करे। इस बार जो नया मूड है 2024 लोकसभा का, 18th लोकसभा का, उस मूड को कैप्चर करे, ऑपोजिशन में यूनिटी बना के रखे। जहां भी किसी भी अर्जेंट मैटर पे डिबेट डिस्कशन हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें डिमांड करे कि प्राइम मिनिस्टर उसको आके अटेंड करे, प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट रहे उस डिबेट के अंदर, उस डिस्कशन के अंदर। डायरेक्टली कम्युनिकेशन एंड ट्रेडिशन। ट्रेडिशन क्या कहता है? अ वेल एक्सेप्टेड पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मतलब कोई लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है, ये एक ट्रेडिशन टाइप बना हुआ है। एलओपी टू मेक इंटरवेंशन विदाउट नोटिस, बिना नोटिस के भी एलओपी इंटरवेंशंस दे सकता है। एंड मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन विद द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकता है। तो ये यहाँ पे इस साल एलओपी का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाला है। दिस ट्रेडिशन सीन इन द ब्रिटिश सिस्टम स्ट्रेंथेन्स डेमोक्रेसी। यहां से डेमोक्रेसी जाके मजबूत होती जाती है और मजबूत होती जाती है। पास्ट से हम क्या सीख सकते हैं? जब नेहरू जी का टाइम चल रहा था तो ऑब्वियसली अपोजिशन बहुत वीक था। जो कांग्रेस थी वो बहुत बड़ी पार्टी थी, नेहरू जी का जो कद था वो और भी बड़ा था। तो क्या अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं मिलता था? मिलता था। क्या अपोजिशन गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं करता था? करता था। क्या नेहरू जी से इंटिमिडेट होते थे? नहीं होते। डिसेंट को कभी स्टाइफल नहीं किया जाता था। इनटॉलरेंस टुवर्ड्स डिसेंट वाज नेवर पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन। ये इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का इनिशियली से ही कोई पार्ट नहीं था। द मेन फंक्शन ऑफ द एलओपी जो अभी बने हैं श्री राहुल गांधी, इज टू रिमाइंड द रूलिंग बेंचेस ऑफ द नीड टू नॉर्मलाइज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को नॉर्मलाइज करना मतलब गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म होने देना, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज वाइज उनका क्रिटिसिज्म होने देना, ये एलओपी को इंश्योर इस बार करना होगा। और बात करते हैं और रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती हैं लीडर ऑफ पार्लियामेंट की, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, सॉरी। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की और भी रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्या क्या रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? जितने भी हायर पोस्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई का पोस्ट हो, चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल का पोस्ट हो,
चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का पोस्ट हो, सीआईसी का पोस्ट हो, सीआईसी जो आरटीआई एक्ट से सीआईसी पोस्ट क्रिएट हुआ था, सीवीसी का पोस्ट हो, चीफ विजिलेंस कमीशन, ये सारे इन सबके अपॉइंटमेंट में किसका रोल होता है? लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई कैसे अपॉइंट होते हैं? डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई ऑब्वियसली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट कर देते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। 3 मेंबर की कमेटी है ना, जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और एक सीजेआई होते हैं। ये लोग मिलके एक पर्सन को डेजिग्नेट करते हैं कि इनको अपॉइंट किया जाए एज अ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, और उनको क्या बनाया जाता है? डायरेक्टर। तो इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल होता है, और वैसे ही इन सब के अपॉइंटमेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल होता है। ये सारे की पोजीशंस हैं इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी पोजीशंस हैं, जहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इससे क्या होता है? इससे उनके अपॉइंटमेंट में, इन सब के अपॉइंटमेंट में एक ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है, बायसनेस कम होता है कि अगर ये बॉडीज काम कर रही हैं तो गवर्नमेंट जैसे बोल रहा होगा वैसे ही काम कर रही होंगी। वो बायसनेस जो है वो एलिमिनेट काफी ज्यादा हो जाता है। लेजिटिमेसी आती है, मतलब गवर्नमेंट जो काम कर रही है सही कर रही है, इस बात की लेजिटिमेसी आती है। सही कर रही है उसकी गारंटी क्या है? क्योंकि इनके अपॉइंटमेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन का भी रोल हुआ करता था। खड़गे जी 2014 से लेकर के 2019 तक लीडर ऑफ द कांग्रेस थे। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो थे नहीं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्यों नहीं थे? क्योंकि उसके लिए 10% सीट चाहिए था लोकसभा में, जो कि कांग्रेस के पास था नहीं, किसी भी पार्टी के पास नहीं था, किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के पास नहीं था। तो नहीं था तो कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था। लोकपाल के अपॉइंटमेंट में किसका रोल होना चाहिए था? लीडर ऑफ ऑपोजिशन का। तो खड़गे जी ने यहाँ पे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दावा किया था या एक एलिगेशन लगाया था गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रोल को हटा देना चाहती है लोकपाल के अपॉइंटमेंट में, क्योंकि कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। वहां पे क्या बात हुई? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो लीडर ऑफ अपोजिशन भले ही नहीं हो, भले ही 10% स्ट्रेंथ किसी का नहीं हो, बट जिस पार्टी का जो हाईएस्ट पार्टी है लोकसभा के अंदर अपोजिशन में, भले ही वो 10% नहीं है, भले ही उसका 45 सीट्स है, भले ही 50 सीट्स है, और उसमें से जो भी हाईएस्ट पार्टी होगा उसी के एक लीडर को हम लोग क्या मान सकते हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन। किन सब काम के लिए मान सकते हैं? इन सब के अपॉइंटमेंट्स के लिए मान सकते हैं। तो खड़गे जी इन सब के अपॉइंटमेंट में एक की हिस्सा, एक की रोल प्ले किया करते थे। और जब भी कोई एक पर्सन को अपॉइंट किया जाना होता था, तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि इस पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा, सीजेआई ने बोला इस पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा, खड़गे जी का वहां पे डिसेंट आता था। डिसेंट मतलब कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये पर्सन अपॉइंट हो। इस पे थोड़ा मस्खरी करते हुए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने ये बोला था कि खड़गे जी बहुत डिसेंट आदमी है, लेकिन जब देखो तब क्या करते रहते हैं? डिसेंट करते रहते हैं, है ना। तो ये सारा वहां पे ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हम 16th एंड 17th लोकसभा के लिए दे सकते हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात आती है जो प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है कि सबसे हायर पोजीशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसको मिला हुआ है। तो सबसे हायर पोजीशन का अगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बताएं तो सबसे पहले कौन आते हैं? प्रेसिडेंट। फिर कौन आते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर। ऐसे करके 7th रैंक पे कौन आता है? लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, इनका रैंक क्या है? इक्विवेलेंट रैंक। अगर हम बात करें श्री अमित शाह का, अगर हम बात करें किसी और मिनिस्टर का, फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर का या फिर डिफेंस मिनिस्टर का, सबका जो रैंक है वो रैंक क्या है? 7 प्रेसिडेंट्स में। इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर्स का भी रैंक क्या होता है? 7 रैंक होता है। ये सिग्निफिकेंस है, ये पॉलिटिकल हायरार्की बताती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। द लीडर ऑफ opposition ranking in the order of president highlights the importance and influence of this position in the Indian political system. I hope leader of opposition से related जितनी चीजें हैं वो आपके समझ में आई होंगी। ठीक है, देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।